ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम लिमिटेशन की बात करते रहते हैं कि जो सहभागी अवलोकन है इसमें क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहला है पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। रेडिन एवं हर्स्कोविट्स ने इस विधि को पूर्णतया अव्यवहारिक कहा है। यह सत्य भी है। उदाहरण के लिए जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाजों, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुराग अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पागलों के अध्ययन के दौरान भी सहभागिता संभव नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बताया। मैं इसको आपको और जो है वो एक एग्जांपल तौर पे बताता हूँ कि जैसे आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में एक एरिया पड़ता है जिसको हम नक्सलाइट एरिया कहते हैं। उस नक्सलाइट एरिया का यदि आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो उनके बीच में रहना मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की घटती रहती हैं कि आप उनको फेस नहीं कर सकते, और उनके साथ रहना, उनकी चीज़ों को देखना, उनका जो खान पान है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल जैसे पागलों का आया। यदि अगर यहाँ आगरा में एक पागल खाना है, आप पागल खाने के जाके वहाँ उनके व्यवहारों का अध्ययन करेंगे तो आप ये तो नहीं कि आप पागल बनेंगे, या उनके बीच में रहकर उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनके साथ बैठना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है वो संभव नहीं है। इसको कई हद तक आप कर सकते हैं, कई हद तक जो है कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये नहीं किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत प्रभाव। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत प्रभाव की। व्यक्तिगत प्रभाव क्या है? अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक व वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता। मान लीजिए कि अवलोकनकर्ता जो है वो ऑब्जर्वर जो है, रिसर्चर जो है, उसके अपने आप में एक इतने अच्छे थॉट्स हैं या वो बहुत अनुशासन रहता है। मान लीजिए कि योग टीचर की हम बात कर लेते हैं, तो वो किसी चीज़ पर जाके अवलोकन कर रहा है या निरीक्षण उनका कर रहा है, और फिर उनके साथ जाके घुलता मिलता है और अपने जैसा उनको बना देता है। तो यहाँ पर उनके वास्तविक जो व्यवहार है जिनके साथ वो रह रहा है, उनका जो हमें अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने जैसा व्यवहार वहाँ उनका बना देना, तो वास्तविक जो उनका व्यवहार है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दिक्कत आती है। तीसरा, असाधारण तथ्यों का छूट जाना। कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझकर छोड़ देता है, जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। यानी हम किसी ग्रुप के साथ रह रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये तो मामूली सी घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है, और कई बार ऐसी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, जबकि ऐसी चीज़ों को भी हमें नोट करना है, उनको भी हमें देखना है। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये नॉर्मल है या ये तो आम है या ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। ये लिमिटेशन इसमें देखी जाती है। ये इस प्रकार का दोष भी इसमें है। आगे हम बात करें वस्तुनिष्ठता का अभाव। अवलोकन कर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति लगाव व आत्मीयता पैदा कर देती है। परिणाम स्वरूप वह समूह के अवगुणों को छिपाकर अच्छाइयों को ही चिन्हित करने लग जाता है, जिससे कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता में कमी आती। मान लीजिए कि मैं किसी ग्रुप का अवलोकन कर रहा हूँ या उनके ऊपर मैं कोई चीज़ रिसर्च कर रहा हूँ, और वहाँ मैं गया, उनके साथ घुला मिला रहा, और उसके बाद वहाँ मेरे 2-3 मित्र बन गए, और मित्र बनने के बाद उनके प्रति मेरा भाव जो है वो ज़्यादा झुक गया। तो मेरा क्या होगा, जो उनकी वास्तविक जो व्यवहार है उसको चीज़ों को मैं छुपा लेता हूँ। जो चीज़ें मुझे दिखानी है, जो वास्तविकता है वो बतानी है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बता पाता हूँ। तो ये एक इसमें कमी है। पाँचवा, अत्यधिक खर्चीली। अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने एवं उनका विश्वास जीतने में काफ़ी समय के साथ साथ अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि मैं कोई ऐसे एरिया ले रहा हूँ या वहाँ जाकर मुझे रहना
वहाँ के सारी चीज़ों को मुझे करना, तो बहुत सारा जो है मेरा जो धन है वो खर्च हो जाता है इसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि कब तक उनको वहाँ किस प्रकार की चीज़ें लगती हैं, किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, क्या क्या चीज़ें वहाँ खान पान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारा जो फाइनेंशियल है वो हमारा अधिक हो जाता है। छठवां, सीमित क्षेत्र का अध्ययन। इस प्रविधि से बड़े समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है, अतः इस प्रविधि का प्रयोग लघु समुदाय में ही संभव है। यहाँ समुदाय यानी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा सैंपल ले लिया तो उन सैंपल में हमें सबके व्यवहारों को देखना है या सारी चीज़ें देखना है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है। हम इसमें छोटी चीज़ें लें जिससे हम ज़्यादा कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कि कोई हमने ग्रुप लिया, स्कूल के बच्चे लिए, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, हमने सबको ले लिया, तो यहाँ एक ऑब्जर्वर को सबका अवलोकन करने में समस्या होगी। तो यहाँ हम छोटा ग्रुप ले सकते हैं कि मान लीजिए या तो मैंने 5th क्लास ले ली या 10th क्लास ले ली, तो ऐसा कुछ हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या सीमित क्षेत्र है, यानी ये बड़े चीज़ पर हम नहीं कर सकते, ये केवल हम छोटे समूह पर या समुदाय पर कर सकते हैं। सातवां, भूमिका सामंजस्य में कठिनता। अवलोकनकर्ता दो भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है, एक भूमिका अवलोकनकर्ता की एवं दूसरी समूह के सदस्य की। दोनों अवलोकनकर्ता की मेहनत पर पानी फेर सकता है। मोजर ने लिखा है, सहभागी अवलोकन एक व्यक्ति प्रधान क्रिया है, अतः इसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि आप ऑब्जर्वर भी हैं और आप किसी ग्रुप के सहभागी भी हैं, तो यहाँ आपको अपने दो जो रूप हैं वो काम कराने हैं। आपके जो एक है आपको सहभागिता के रूप में और एक है ऑब्जर्वर के रूप में। तो यहाँ दिक्कत हो सकती है कि कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाएं या कोई चीज़ ऐसी हो जाए या कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए, तो यहाँ हम एक दूसरे को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। जैसे कई बार मैंने देखा है कि कई लोग दो प्रकार के काम करते हैं, या तो वो बिजनेस करते हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर कई जगह पर होता है कि वह दिन में तो अपना काम करते हैं या सुबह शाम जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और घर देखते हैं। तो इस प्रकार उनका क्या होता है, आपस में वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सारी हम इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन हैं, सहभागी जो ऑब्जर्वेशन है, इस प्रकार में हम ये चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं। आगे हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की। असहभागी अवलोकन क्या है? असहभागी अवलोकन में निरीक्षक समूह से अलग रहकर समूह के सदस्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जो सहभागी था वो समूह के साथ रहता है, असहभागी में समूह से अलग रहता है। समूह के सदस्यों को इस बात की जानकारी रहती है, यानी जहां वो उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उनको पहले ही बता दिया जाता है कि इस प्रकार का मैं यहाँ अवलोकन करना चाहता हूँ। समूह के सदस्यों को इस बात की जानकारी रहती है कि अमुक अनुसंधानकर्ता या निरीक्षक उनके व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए आया है। यहाँ वह आदिवासी समाज का सदस्य नहीं बनता, बल्कि बाह्य व्यक्ति के रूप में उस समाज के व्यवहारों का अध्ययन करता है। अतः इस प्रकार का अध्ययन असहभागी अवलोकन कहलाएगा। यानी वो किसी जगह का अवलोकन तो कर रहा है लेकिन वहाँ का वह सदस्य नहीं बनता, वो बाहर रहकर ही, जैसे आप यदि क्रिकेट के मैदान में उनके जो खिलाड़ी हैं उनके व्यवहारों का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो आप वहाँ खिलाड़ी या एम्पायर बनकर उनका अवलोकन नहीं करेंगे, बल्कि आप मैदान के किनारे पर बैठकर उनके व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बताया। इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं कि वस्तु परकता। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में घुलता मिलता नहीं है, बल्कि एक मौन दर्शक के रूप में ही रहकर तथ्यों का संकलन करता है। अतः उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, यानी वो उनके साथ नहीं मिलता, उसकी एक प्री प्लानिंग रहती है कि मुझे इस तरीके से इनके व्यवहारों की गणना करनी है, और वह उसी तरीके से उनके व्यवहारों की गणना करता है। तो यहाँ उसको कोई चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये इसलिए वस्तुनिष्ठता इसको नाम दिया गया है। दूसरा, कम खर्चीला, कि भाई जब तक उसको रहना है तब तक रहेगा, या जिस तरीके से अपने अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल सकता है कि मैं इस एरिया में नहीं रह सकता, मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या वो अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर सकता है, इसलिए इसको कम खर्चीला भी बताया गया है। तीसरा, विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता अपरिचित के रूप में होता है, अतः अध्ययन समूह के सदस्य बिना हिचकिचाए
स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, अतः तथ्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। इसके हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती, अर्थात अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं घटनाओं से प्रभावित हो सकता है कि जो घटनाएं घट रही हैं उनका वह वास्तविक रूप से तो देख नहीं रहा कि भाई क्यों ये घटना घटी है या क्यों ये प्रॉब्लम हुई है, उसको तो केवल सामने जो दिखा उसने लिख लिया। तो वो जो घटनाएं हैं उससे जो है अवलोकनकर्ता जो है वो बहुत प्रभावित हो सकता है और जो है उसकी विश्वसनीयता जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस कारण यदि अध्ययन समूह के सदस्यों को अवलोकनकर्ता पर संदेह हो जाने की दशा में उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ सकती है। कृत्रिमता यानी बनावटीपन आ सकता है कि भाई वास्तविक जो व्यवहार है, मान लीजिए कि मेरा कोई अवलोकन कर रहा है तो मुझे यदि पता चल गया कि ये मुझे देख रहा है तो मैं क्या है अपना बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यानी कोई यदि मुझे देख रहा है तो मैं वहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करूँगा या और बेकार बनने की कोशिश करूँगा, तो मुझे जो वास्तविकता मेरे जो है वो समझ में नहीं आती है, जो दिखाई नहीं पड़ती। तो ये एक इसका दोष है। तीसरा, अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, जिससे जो है कोई भी चीज़ हमने देखी है या कोई भी घटना हमने देखी है तो यदि मेरे मन में उस प्रकार के थॉट्स पहले से क्रिएट हैं तो मैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखूंगा या अपने हिसाब से उस घटना का अवलोकन कर लूँगा। तो ऐसा इसमें दूर रहकर ये दिक्कत रहती है। चौथा, अचानक घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन इस प्रविधि में संभव नहीं है। यानी जो आकस्मिक घटनाएं अब उनको देख पाना मुश्किल होता है क्योंकि उनको समझना मुश्किल होता है कि ये किस प्रकार हुई हैं, क्यों हुई हैं। इसमें मतलब जो रिसर्चर है वो इसमें सहभागी तो हुआ नहीं है, तो उसको जो घटनाओं की वास्तविकता जो है उसको जानने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस प्रविधि से गहन अध्ययन संभव नहीं होता। अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी की। तो ना तो इसमें सहभागी है ना असहभागी, यहाँ ये बीच का इसको हम देखा जाता है। तो क्या है, सहभागिता एवं असहभागिता दोनों ही स्थितियाँ व्यावहारिक दृष्टि से असंभव होती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुडे एवं हॉट ने मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया, अर्थात अर्ध सहभागी अवलोकन सहभागी एवं असहभागी अवलोकन दोनों का समन्वय है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता परिस्थिति, आवश्यकता और घटनाओं की प्रकृति के अनुसार कभी अध्ययन समूह में सहभागिता के निभाते हुए सूचना एकत्रित करता है और कभी उससे पूर्णतया पृथक रहकर एक मूक दर्शक के रूप में सूचना एकत्रित करता है। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि एक ग्राउंड में कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं और आप जो हैं वो उनके व्यवहारों का अध्ययन आप एक किनारे पे बैठकर कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी का पर्टिकुलर आपको अध्ययन करना है, तो जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा कि कई बार जो कमेंटेटर हैं वो किसी खिलाड़ी को पर्टिकुलर माइक दे देते हैं और उससे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार है कि कईयों बार बाहर रहकर भी जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है और कईयों बार उनसे बातचीत कर कर उनको उनके व्यवहारों की गणना की जाती है। तो जहां आवश्यकता है आप सहभागी भी बने, जहां आवश्यकता नहीं है वहां आप बाहर रहकर उनके व्यवहारों की गणना करेंगे। इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं तो कईयों बार वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कोई घटना देखी, उस घटना को अपने हिसाब से उन्होंने एक सहभागिता के रूप में, यानी या तो वो वहाँ पर उपस्थित थे तो वहाँ उन्होंने जो चीज़ें देखी उसको बताया, और कई बार वह असहभागिता यानी जो पीछे रहकर भी उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, जो देखता है या बातचीत करता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, यहाँ तो आप सहभागी बने या आप अर्ध सहभागी बने। यानी आवश्यकता के अनुसार जहाँ आपको सहभागी रहना है वहाँ आप सहभागी रहें, जहाँ आपको नहीं रहना है वहाँ नहीं रहें। यहाँ ये अपने आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार इसको हम देख सकते हैं। विलियम वाइट का मानना है कि हमारे समाज की जटिलता को देखते हुए पूर्ण एकीकरण दृष्टिकोण व्यवहारिक रहा है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है, अतः अर्ध सहभागिता अधिक संभव होने के साथ ही उपयुक्त भी प्रतीत होती है।
यानी कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें नहीं मिल सकते हैं। कुछ चीज़ों के साथ हम व्यावहारिक रहते हैं, कईयों के साथ हम अव्यावहारिक रहते हैं। तो दोनों चीज़ों में ये जो अर्ध सहभागी अवलोकन है ये हमें हेल्प करता है। अब अंतिम जो है वो सामूहिक अवलोकन है। इसको हम समझ लेते हैं कि सामूहिक अवलोकन में अध्ययन की जाने वाली घटना के विभिन्न पक्षों का एकाधिक विषय विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जाता है। यानी ये एक ऐसी घटनाएं हैं कि हम इनको किसी विशेषज्ञों द्वारा या कोई इसका जो कोई पर्टिकुलर जो आइडल है या जो इस चीज़ के बारे में जानता है या जो एक्सपर्ट है उसको हम इनका अवलोकन करने के लिए देते हैं। स्पष्ट है कि सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। यानी कई व्यक्ति, इसमें कोई एक रिसर्चर नहीं रहता, इसमें कई सारे रिसर्चर रहते हैं और वो जो अपने काम है उनको बांट लेते हैं और उस हिसाब से उस घटना को देखते हैं। इन सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य को बांट दिया जाता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने न्यूज़ चैनल देखा होगा, तो न्यूज़ चैनल में जो स्टूडियो रहता है वहाँ एक व्यक्ति रहता है और उसके बाद जहाँ घटना घट रही है वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर कई सारे जो मीडिया प्रभारी हैं जिनको हम पत्रकार बोलते हैं, जर्नलिस्ट जो हैं वो कई जगह पर रहते हैं और वो जो स्टूडियो में बैठा है वो सबको कोऑर्डिनेट करता है। तो इस प्रकार जो है वो इन कामों को बांट लिया जाता है और कोई एक जो है इसको समन्वय करता है। इस प्रकार ये सामूहिक अवलोकन किया जाता है। सामूहिक अवलोकन का प्रयोग 1984 में इंग्लैंड में वहाँ के निवासियों के जीवन, स्वभाव व विचारों के अध्ययन हेतु किया गया था। 1944 में जमैका में स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु भी इस विधि का प्रयोग किया गया था। यह प्रविधि खर्चीली होने के साथ साथ कुशल प्रशासन भी चाहती है। इसी वजह से इस विधि का प्रयोग व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा अधिक किया जाता है। आपने देखा होगा जनगणना में हम क्या करते हैं, जनगणना में हम गवर्नमेंट जो है उनको दे देते हैं, वो उन चीज़ों की जनगणना करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति उस चीज़ को नहीं देख सकता कि भाई इसको मुझे निकालना है या ये चीज़ें देखना है। ये बड़े स्तर पर की जाती हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं कर सकते, तो एक अधिकार के साथ उस चीज़ को हम लेकर जा सकते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आपके पास इस तरीके से आया हूँ। तो इन चीज़ों के हेल्प के साथ ये अवलोकन किया जाता है। सामूहिक अवलोकन के हम गुण देख लेते हैं। यह अध्ययन की सहकारी एवं अंतर अनुशासकीय विधि है। दूसरा है, इसमें अध्ययन की विश्वसनीय एवं निष्पक्ष होता है। यानी किसी भी चीज़ के साथ हम पक्षपात नहीं होते, जो वास्तविकता है उसी को हम दिखाते हैं, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं होती। हमने किसी को ज़्यादा भावुक हैं तो किसी के लिए हमने कुछ लिख दिया, किसी को हमने किसी तरीके से देख लिया, ऐसा नहीं। जो वास्तविकता है वही देखा जाता है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन विधियों का मिश्रण होता है। कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, कुछ को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो दोनों जो हैं इसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। इसमें व्यापक क्षेत्र का अध्ययन संभव है, यानी बड़े स्तर पर इसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि छोटा सैंपल लिया और उसको, यहाँ हम ज़्यादा लोगों को एकत्रित कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप लेकर भी इसको हम कर सकते हैं। गहन अध्ययन एवं पुनः परीक्षण संभव है, यानी एक चीज़ को फिर से फॉलो किया जा सकता है कि भाई एक बार रिजल्ट ये आया है तो हम इसको दोबारा इसका परीक्षण करते हैं कि भाई दोबारा इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये बार बार की जाने वाली प्रक्रिया है। सामूहिक अवलोकन की सीमाएं, तो लिमिटेशन क्या है? एक से अधिक कुशल अवलोकनकर्ताओं को जुटा पाना कठिन कार्य है। यानी मैं कोई चीज़ का अवलोकन करना चाहता हूँ तो मेरे साथ कितने सारे लोग काम करेंगे, तो उन टीम को एक बनाना, एक तैयार करना, तो उनको एक टीम बनाने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जिस तरीके से लोगों को चाहता हूँ वो कई बार मुझे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये जो स्थिति है वो कठिन है। विभिन्न अवलोकनकर्ताओं के कार्यों में परस्पर समन्वय व संतुलन बनाया जाना आसान नहीं है। अब अलग अलग प्रकार के, मैंने एक टीम एकत्रित करी लेकिन उन टीमों में आपस में पट नहीं रही है, उनके व्यवहार अलग अलग हैं, उनका तरीका अलग अलग है, तो मुझे क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन करने में
प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले उन टीम का ही सामंजस्य आपस में नहीं है, तो इस प्रकार का इसमें त्रुटि होती है या इस प्रकार का दोष होता है। वांछित मात्राओं में समय, धन एवं परिश्रम की व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। मान लीजिए कि जहाँ पर बहुत समय पर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, मेहनत जितनी चाहिए उतनी मेहनत हम नहीं लगा पा रहे हैं, जितना पैसा हमें लगाना है उतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, समय की आवश्यकता उतना समय नहीं लगा पा रहे हैं, या ज़्यादा समय लगा दिया या ज़्यादा धन लगा दिया, तो ये इसकी व्यवस्था जो है वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रविधि का प्रयोग प्राय सरकारी संगठनों के द्वारा ही अधिक संभव है। यानी क्योंकि बड़ा काम है, बड़े चीज़ों पर हमें कोई चीज़ का रिसर्च करना है, कई बार गवर्नमेंट आजकल आप देखते होंगे कि जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो पैसे के रूप में हेल्प करती है। जैसे एक पिछली बार डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च हुई थी, तो पूरे देश भर में कई लोगों को शामिल किया गया था और कई गवर्नमेंट संस्थाओं को इसका काम दिया गया था, क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को काम देकर उसके ऊपर छोड़ देना, ये हमें क्योंकि उसको बाद में ढूंढना, उसे पकड़ना, वो किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ हमें कठिनाई होती है। इसलिए हम पर्टिकुलर किसी संस्था को इस प्रकार का काम दे देते हैं, जिससे ये काम जो है वो आसान हो जाता है। अब हम जो अवलोकन देख रहे थे, उस अवलोकन की पद्धतियों को देख लेते हैं, उनकी उपयोगिताओं को देख लेते हैं। तो क्या क्या उपयोगिताएं इसकी ये देख लेते हैं। तो पहला है सरलता। यह विधि अपेक्षाकृत सरल है। अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसको ये नहीं बताया जाता कि आपको किस तरीके से देखना है, जो वह केवल ये देखना होता है कि जो सामने दिख रहा है उसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। तो ये बहुत ही सरल है, स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, स्वाभाविक पद्धति। मानव आदिकाल से ही स्वभावतः अवलोकन करता आया है, यानी हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं कि वो चीज़ ऐसी थी, या हमने कोई मूवी देखी तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, या हमने कुछ घटना देखी तो हम कुछ ना कुछ पर्टिकुलर प्रतिदिन देखते रहते हैं, तो ये हमारे स्वभाव में होता है। तीसरा, वैश्विकता। चूँकि इस विधि में अवलोकन करता घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर उनका हुबहू विवरण प्रस्तुत करता है, अतः वैश्विकता बनी रहती है। यानी जो विषय है, जो घटना है, जो प्रॉब्लम है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं रहता, जो है वो सामने है। विश्वसनीयता। अध्ययन निष्पक्ष होने के कारण विश्वसनीयता बनी रहती है, तो पक्षपात इसमें नहीं होता है, जिसके कारण इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। पांचवा, सत्यापनशीलता। संकलित सूचनाओं पर संशय होने पर पुनः परीक्षण संभव है, यानी यदि ऐसा लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो हम इसको फिर से दोबारा करके भी जांच सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार जो आया वही रिजल्ट फाइनल हो गया, नहीं हुआ है तो हम इसको दोबारा से कर लें। दोबारा से, जैसे रिसर्च एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक को हमको, यदि मान लीजिए कि नाड़ी शोधन से तनाव कम होता है, अब मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं दोबारा से इसको किसी के ऊपर फॉलो करके देख सकता हूँ, या तीसरी बार फॉलो करके देख सकता हूँ। तो ये बार बार की जाने वाली प्रक्रिया है। उपकल्पना का स्रोत। अवलोकन के दौरान अवलोकनकर्ता द्वारा घटना के प्रत्यक्ष निरीक्षण के कारण घटनाओं के प्रति नवीन विचारों एवं उपकल्पनाओं की उत्पत्ति होती है, जो भावी अनुसंधान का आधार बनती है। आप लिटरेचर रिव्यू करके क्या करते हैं, एक लिटरेचर रिव्यू करके आप अपने जो समस्या है वो उत्पन्न करते हैं। आपने कई सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी, या कई सारी घटनाएं आप घटते हुए सामने देखते हैं, और एक नया आप तैयार करते हैं कि इस प्रकार से ये हो सकता है। जैसे आपका यदि मैं देखूं, पादस्थ आसन का प्रभाव जो है वो एकाग्रता पर पड़ता है, या उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने पहले से कई चीज़ें देखी होंगी, तब ये मैंने अपना तैयार किया है। तो इस प्रकार की भी इसमें नवीन विचारों की भी उपयोगिता होती है। सर्वाधिक प्रचलित पद्धति। अपनी सरलता, सार्थकता एवं वस्तुनिष्ठता के कारण अवलोकन सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है। यानी ये एक सिंपल भी है, सार्थक भी है और वस्तुनिष्ठ भी है, यानी इसकी उपयोगिता बहुत अत्यधिक है, ये कारगर साबित होती है, इसके लिए इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लिमिटेशन देख लेते हैं कि सभी घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं, कुछ घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं हो पाता, कि
चंबल के एरिया में आप जो पहला आप देखें कि कई चंबल में कई डाकू जो है गिरोह रहता था, या यहाँ के पर्टिकुलर जो स्थिति हैं, जैसे आप देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग इस प्रकार के रहते थे। उनका अध्ययन कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बीच में जाना, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना। तो जैसे एग्जांपल, यदि आप किसी नक्सलाइट एरिया है या आतंकवादियों का क्षेत्र है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये संभव नहीं हो पाता। एक एग्जांपल इसमें दे रखा है कि पति पत्नी के व्यक्तिगत व्यवहारिक, यानी उनके बीच में आप दिन भर तो नहीं रह सकते, या उनके साथ बिल्कुल आप उनके सदस्य तो नहीं बन सकते, तो आप कैसे पता करेंगे कि इनके व्यवहार में कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ मतलब इस प्रकार के उनके कभी अच्छा माहौल है, कभी बेकार माहौल है। तो इस प्रकार के उनकी जो व्यवहार है उनको आप उनका अवलोकन नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं कि जैसे पति पत्नी का कला, यानी उनके बीच यदि लड़ाई हो रही है, सास बहू की तकरार, यानी उनके बीच में क्या हो रहा है, तो इनके व्यवहारों का जो है वो अवलोकन करना थोड़ा सा कठिन होता है। तीसरा, अमूर्त घटनाएं जो बिना किसी मूर्त के घट जाएं, कभी भी घट जाएं। और व्यक्ति के विचार, तो थॉट प्रोसेस जो है वो व्यक्ति की बदलती रहती है। अभी मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद मेरे कुछ और चेंज हो जाए, फिर उसके बाद कुछ और चेंज हो जाए, तो ये जो है विचारों के ऊपर आप अवलोकन नहीं कर सकते हैं। मनोदशा, यानी उसका मन कैसा है, अभी ठीक है, 5 मिनट बाद चेंज हो गया, तो इस प्रकार की जो हैं ये कठिन होती है। व्यवहार में कृत्रिमता, कभी कभी अवलोकन के दौरान अपने स्वाभाविक व्यवहार से हटकर नाटकीय व्यवहार करते हैं, परिणाम स्वरूप सही निष्कर्ष नहीं निकल पाते। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यदि कोई समझ गया कि ये मुझे देख रहा है, तो मैं वहाँ बनावटीपन अपना चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिकल देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम कई बार इंटरव्यू देने चाहते हैं, तो वहाँ पर जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है, मैं अपने तरीके चेंज कर लेता हूँ कि मेरा प्रभाव जो है वो सामने पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार के जो नाटकीय व्यवहार हैं वो हम को देखने को मिलते हैं। सीमित क्षेत्र, यानी धन एवं परिश्रम की सीमितता के चलते यह विधि सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन कर पाती है। यानी एक लिमिटेशन है कि भाई इतना ही पैसा है, या इतना ही हमारे पास समय है, या इतना ही हम मेहनत कर सकते हैं, तो एक हम पर्टिकुलर समय निर्धारित कर लेते हैं या नियोजन बना लेते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो एक सीमित क्षेत्र है, कंट्रोल्ड है ये। पक्षपात, अवलोकित समूह के व्यवहार में कृत्रिमता एवं अवलोकनकर्ता के मिथ्या झुकाव के कारण अध्ययन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। मान लीजिए हम किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं और मुझे वो चीज़ पसंद आ गई, या मैं भावुक हो गया उस चीज़ के प्रति, तो मुझे जो वास्तविक उसकी घटनाएं हैं वो लिखनी है, वो नहीं लिख पाता मैं, तो ये पक्षपात हो जाता है। तो ये इसकी जो वैधता है, विश्वसनीयता है, वो कम हो जाती है। ज्ञानेंद्रियों में दोष, कभी कभी ज्ञानेंद्रियां वास्तविक व्यवहार को समझने में समर्थ नहीं होती, जबकि अवलोकन में ज्ञानेंद्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में अध्ययन प्रभावित होता है। मान लीजिए यदि मुझे किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो मेरा पहले से डेवलप है, तो जो चीज़ें मुझे दिखाई जा रही हैं वो मैं चीज़ नहीं समझ पाता, या जो चीज़ का यदि मुझे किसी चीज़ का अर्थ नहीं मालूम है तो वो समझने में मुझे दिक्कत होगी, किसी चीज़ को देखने में दिक्कत होगी। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो यदि उस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर पा रही हैं तो मैं उस चीज़ को सही तरीके से नहीं देख पाऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको इस मेथड को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, और मैंने पूरा तरीके से इसको एक सरल व्यवहार में और एक सरल तरीके से इसको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है कि ऑब्जर्वेशन मेथड कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनके गुण दोष हैं, क्या इनकी परिभाषाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से समझा, और इसको आप आगे भी यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही धन्यवाद।